नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो क्वेश्चन बैंक है उसका हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस कर रहे हैं जो कि पूरे अपडेटेड है। दोस्तों, इसमें जो है वो हम लोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा उसका हम लोग फुली डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, पहले हम लोग एक सेट इसका कंप्लीट कर चुके हैं और अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो है वो पुलिस अवर निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, उसके बाद उत्पाद अवर निरीक्षक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके क्वेश्चन बैंक के तौर पे हम लोग देख रहे हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को। दोस्तों, इसके विषय सूची को यदि हम लोग देखें तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पहला जो सेट है उसको कंप्लीट कर लिया है और इसमें हम लोग देखेंगे दूसरे सेट का पेपर फर्स्ट, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न पत्र को। इस तरीके से इस सेट में कुल मिलाकर हम लोग 19 सेट को तैयार करेंगे और देखते हैं पहले पेपर को। दोस्तों, सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ ये पेपर है। पहला प्रश्न कह रहा है विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है। दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल की बात करें विश्व में तो वो है गेहूं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं इसका सही आंसर होगा। वहीं भारत की फसलों की बात करें तो दोस्तों भारत में मुख्य रूप से 3 फसलों की बुवाई की जाती है, जिसमें कि रबी फसल होती है और रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि आते हैं। जबकि बात करें दूसरी फसल जिसको कि खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और मूंगफली ये सब जो हैं वो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। जबकि जायद फसल की बात करें तो इसमें तरबूज और खीरा इत्यादि ये सब सम्मिलित है। तो भारत में कुल मिलाकर 3 तरह की फसल बोए जाते हैं दोस्तों, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। इस तरीके से भारत में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादन की बात करें तो गेहूँ की उत्पादन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूँ। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। दोस्तों, प्रथम ओलंपिक खेल की बात करें तो वो यूनान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है वो 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था और इसके आयोजन जो है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो वो 1894 ईस्वी में सखून नामक स्थान पर हुई थी और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है दोस्तों लोसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि 3 नंबर प्रश्न है। कह रहा है इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन सा खिलाड़ी है जो एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेल्प्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेल्प्स। दोस्तों, बात करें फेल्प्स के बारे में तो फेल्प्स जो हैं वो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराकी रहे हैं। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वो शूटिंग में ही स्वर्ण पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं और बात करें दोस्तों अभिनव बिंद्रा के बारे में तो वो शूटिंग में ही स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि 10 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा हुई थी और उसमें ये प्रमुख निशानेबाज हुए थे। दोस्तों, ये बात करें दोस्तों इनके ओलंपिक खेल के बारे में तो ये बीजिंग ओलंपिक खेल में ही स्वर्ण पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 5 नंबर प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। दोस्तों, किसी भारतीय के द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड की बात करें तो वो है दोस्तों हिरवानी के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिरवानी। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ पर है। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची इमारत की बात करें तो वो दुबई में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े पुस्तकालय की बात करें तो वो है वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
8 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाली शहर की बात करें तो वो है टोक्यो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये तात्कालिक एग्जाम के संदर्भ में था। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखें और इससे जुड़े कुछ और टॉपिक को देखें, कुछ और बिंदु को देखें तो दोस्तों विश्व में सबसे कम आबादी वाले नगर की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों वेटिकन सिटी। और इस तरीके से विश्व में सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो लंदन है, जबकि विश्व में सबसे छोटी नगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है वेटिकन सिटी। और वहीं यदि भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक आबादी वाले शहर की बात करें तो वो मुंबई हो जाएगा। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं 9 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है। दोस्तों भारत में सबसे लंबा नदी पर बना हुआ पुल जो है वो है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में वो जो पुल है दोस्तों वो गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, जो कि पटना से हाजीपुर को मिलाने वाली एक सेतु मानी जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें तो वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें दोस्तों भारत के 5 सबसे बड़े भारतीय राज्य का तो पहले स्थान पर आता है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, जबकि 5वें स्थान पर आता है गुजरात। और वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जबकि छोटे राज्य की बात करें तो वो सिक्किम है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न कह रहा है तुराह निम्नलिखित में से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों बात करें तुराह की तो तुराह जो है वो यहूदी धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों हिंदू धर्म की तो हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ मानी जाती है भागवत गीता को, जबकि ईसाई धर्म की बात करें दोस्तों तो ईसाई धर्म की जो है वो प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। दोस्तों ईसाई का प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा बाइबिल। और कुरान की बात करें तो वो इस्लाम धर्म की मुख्य ग्रंथ मानी जाती है, धर्म ग्रंथ मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है। दोस्तों बात करें मैरी कॉम की तो वो बॉक्सिंग से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें मैरी कॉम के बारे में तो ये विश्व प्रसिद्ध भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी हुआ करती हैं मैरी कॉम, जो कि 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता भी रह चुकी हैं। और मैरी कॉम की यदि किस जगह से संबंध रखती है इसके बारे में बात करें तो मैरी कॉम जो है वो मणिपुर राज्य से संबंध रखती हैं। और मैरी कॉम को 2020 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ग्रीन पार्क अर्थात कानपुर में जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो किस खेल से संबंधित है। दोस्तों कानपुर में जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है उसमें क्रिकेट की खेल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके संबंधित कुछ और भी क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों एक मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है और वह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम तात्कालिक एग्जाम के संदर्भ में माना जाता था। दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम को अभी हम लोगों ने देखा वो कानपुर में है। और ईडन गार्डन्स की बात करें तो वो कोलकाता में है, जबकि वानखेड़े स्टेडियम की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट से ही संबंधित है जो कि मुंबई में है। और होलकर स्टेडियम जो है वो इंदौर में है, जबकि फिरोजशाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में है और मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों जीव मिल्खा सिंह की बात करें तो वो गोल्फ से जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वर्ष 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की। दोस्तों 2006 में जो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था उसका मेजबानी करने वाला देश था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वर्ष 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों 2014 में जो एशियाई खेल हुआ था उसका आयोजन करने वाला, उसका मेजबानी करने वाला देश था वो था दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया।
इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। दोस्तों 1857 ईस्वी का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें लड़ते हुए निम्नलिखित में से कौन वीर गति को प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। झांसी की रानी ही वीर गति को प्राप्त हुई थी। बात करें दोस्तों झांसी की रानी के बारे में, तो झांसी की रानी के नेतृत्व में ही झांसी में 4 जून 1858 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में जो झांसी की रानी है वो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के साथ में जो है वो वीरतापूर्वक युद्ध किया था। और झांसी का जब पतन हुआ था तो वहाँ से वे ग्वालियर में भी प्रवेश कर गई थी। वहाँ पे तात्या टोपे के साथ मिलकर के युद्ध करने लगी। और अंग्रेजी जो जनरल हुआ करता था उस समय हीरोज, तो हीरोज से ही लड़ते समय उनकी मृत्यु जो है वो 17 जून 1858 ईस्वी को हो गई थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। दोस्तों गांधी जी के द्वारा जो समाचार पत्र शुरू किया गया था वो था यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी समाचार पत्र और उसके प्रकाशक के बारे में बात करें तो दोस्तों नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जबकि न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा प्रसारित किया गया था। इस तरीके से न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। और वहीं बात करें इंडिया डिवाइडेड का, तो इंडिया डिवाइडेड जो समाचार पत्र है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो उसमें हुए थे दोस्तों बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुई थी और इसके संस्थापक माने जाते थे A.O. ह्यूम। इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है। दोस्तों श्रीलंका की मुद्रा का नाम जो है वो है दोस्तों रूपी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। दोस्तों निम्नलिखित में से वह कौन ऐसा देश है जिसकी सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो भारत के जो हैं वो 7 पड़ोसी देश हैं जो कि स्थल सीमा साझा करते हैं। और उन 7 देशों के नाम को यदि देखें तो उसमें बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। लेकिन इसमें सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करने वाली देश की बात करें तो वो बांग्लादेश है। दोस्तों भारत की जलीय सीमा के साथ भी 7 देश अपना सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान होता है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये सब जो हैं वो जलीय सीमा साझा करते हैं। जबकि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश की बात करें तो उसमें बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न कह रहा है एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तुर्की ही वो देश है जो कि एशिया में होते हुए भी यूरोपीय संघ का सदस्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें यूरोपीय संघ के बारे में तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी को यूरोप के जो इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश हैं, जिसमें कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आते हैं। इन्हीं 6 देशों के द्वारा ही रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। और दोस्तों इसे ही बाद में इस संगठन को यूरोपीय संघ नाम दे दिया गया। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो मैस्ट्रियल जो कि नीदरलैंड में है, वहाँ पर 1 नवंबर 1993 ईस्वी को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, वहाँ इसका मुख्यालय बनाया गया था। दोस्तों इस तरीके से एशिया में होते हुए भी तुर्की जो है वो यूरोपीय संघ का सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न कह रहा है एशिया में कितने देश हैं। दोस्तों बात करें एशिया की तो एशिया में कुल मिलाकर देशों की संख्या है 47, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एशिया जो है वो आकार और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप माना जाता है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं।
24 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसके लिए जिम्मेवार बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें तो वो था यूनियन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड। दोस्तों सितंबर 1984 ईस्वी में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में ही मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का भयंकर रिसाव हुआ था, जिससे कि लगभग 3000 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और 1000 लोग जो इसमें हैं इसके दुष्प्रभाव से विकलांग हो गए थे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तत्कालिक एग्जाम के करंट अफेयर्स के तौर पर इस प्रश्न को पूछा गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं 27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये प्रश्न भी है वो करंट अफेयर्स के तौर पे पूछा गया था तत्कालिक एग्जाम के संदर्भ में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस अर्थात देवानंद हो जाएंगे इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो 2012 में पूछा गया था तत्कालिक एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 28 नंबर प्रश्न के रूप में है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कोलाबेरी डी गीत जो कि यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ था यह किस भाषा की फिल्म से है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये तमिल भाषा के फिल्म से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 29 नंबर प्रश्न कह रहा है एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है। दोस्तों पीएनआर के यदि फुल फॉर्म को देखें तो दोस्तों पी से होता है पैसेंजर, एन से होता है नेम और आर से होता है रिकॉर्ड। तो इस तरीके से ये पी जो है वो पी प्रयुक्त होता है दोस्तों पैसेंजर के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर, इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पैसेंजर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है प्राइड एंड प्रीजुडिस किसके द्वारा लिखा उपन्यासकार है, किसके द्वारा लिखा उपन्यास है। दोस्तों प्राइड एंड प्रीजुडिस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये किनकी लिखी हुई है। दोस्तों एक पुस्तक है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं इसके ऑप्शन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है क्वीन ऑफ टॉक। दोस्तों क्वीन ऑफ टॉक किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है। दोस्तों क्वीन ऑफ टॉक जो है वो रखा गया है अपराहन विनफ्राई के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। दोस्तों ग्रामीण बैंक के संस्थापक की बात करें तो वे हुआ करते थे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर प्रश्न कह रहा है महामना के नाम से किसे जाना जाता था। दोस्तों महामना के नाम से बात करें तो वो जाना जाता था मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों लाला लाजपत को जाना जाता था शेर ए पंजाब के नाम से, जबकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। वहीं जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता था, जबकि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से जाना जाता था। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि के नाम से जाना जाता था, जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पुणे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है। दोस्तों कंपनी रिसर्च इन मोशन जो है वो किसके निर्माण से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैकबेरी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। दोस्तों सुंगलू समिति की बात करें तो वो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के लिए ही शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए ही नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर स्थित है। दोस्तों नियाग्रा फॉल्स जो है वो यूएसए में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य की बात करें तो वो है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। दोस्तों ब्रिक राष्ट्र की बात करें तो वो जो है वो ब्रिटेन नहीं है ब्रिक राष्ट्र का सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का समूह है, जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका देश आते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो है बरगद का पेड़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो वो है 3 शेर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। दोस्तों 1922 में जो स्वराज पार्टी बनी थी उसके संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों स्वराज पार्टी के बारे में तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के स्थगन से निराश हो गए और निराश होने के बाद ही इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू जो है वो महासचिव बने थे। दोस्तों इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो था वो चुनाव जीत करके सदन में जाकर सरकार के विरोध में नीति चलाना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 44 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया था। दोस्तों 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम देने वाले व्यक्ति की बात करें तो वो हुआ करते थे रहमत अली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब रहमत अली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें तो दोस्तों 1932 से लेकर 1935 ईस्वी के बीच में कैम्ब्रिज जो कि इंग्लैंड में है वहीं पर पढ़ने वाले हुआ करते थे चौधरी रहमत अली। दोस्तों ये एक मुस्लिम छात्र थे और इसने एक पर्चा जारी करके पृथक राज्य अर्थात पाकिस्तान की मांग की परिकल्पना को जन्म दिया था। दोस्तों इसके बाद 22-23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें तो वो 1975 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करें दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ही युद्ध या बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लगाए जाते हैं। दोस्तों आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत ही है। और भारत में 1975 ईस्वी में प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी उन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में अब तक कुल मिलाकर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अध्याय की बात करें तो वो 22 अध्याय हुआ करते हैं या 22 भाग हुआ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था तब इसमें कुल मिलाकर 22 भाग हुआ करते थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जिसको कि मूल संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों मूल संविधान पर प्रश्न पूछ दे कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी तो उस समय 8 अनुसूची ही हुआ करती थी, जबकि वर्तमान की बात करें तो इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और
अनुसूचियों की संख्या जो है वो 8 से बढ़ करके 12 हो गई है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी। दोस्तों भारतीय सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता की बात करें तो वे स्वीकृत की गई थी 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है। दोस्तों भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेदों की बात करें तो उसकी कुल संख्या 19 हुआ करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ही स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, परंतु अब कुल मिलाकर 6 ही है। एक जो है वो संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1979 के तहत उसे हटा दिया गया था। इस तरीके से वर्तमान में बात करें तो मूल अधिकारों की संख्या जो है वो 6 ही हो गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ। दोस्तों आरटीआई कानून जो है वो वर्ष 2005 ईस्वी से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरटीआई की पूर्ण रूप की बात करें, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन, अर्थात सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो वो करता है लोकसभा या स्पीकर। लोकसभा स्पीकर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के बारे में तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 के अनुसार ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और दोनों की जब अनुपस्थिति होती है अर्थात दोनों जब नहीं रहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी जब नहीं रहते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अभी तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत में किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है। अर्थात भारत में निम्नलिखित में से वो कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे अधिक समयावधि तक अपने पद पे रहे हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों बात करें किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो हुआ था वो 1992-93 में हुआ था, और इसी के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था, और इस संशोधन के द्वारा ही संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया। दोस्तों इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से 9 तक का अनुच्छेद सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य की बात करें तो वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमक उत्पादन में बात करें दोस्तों तो गुजरात जो है वो पहले स्थान पर है, और इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। इन चारों राज्यों में भारत के कुल नमक उत्पादन का 95% हिस्सा दोस्तों इन्हीं 4 राज्यों से है। नमक का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो वो मार्च और अप्रैल के महीने में होती है, और नमक के यदि रासायनिक नाम की बात करें तो वो होता है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। दोस्तों समुद्री जल में नमक की मात्रा की बात करें तो वो औसतन 3.5% तक होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 54 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। अर्थात भारत निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइका का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कृषि का भारतीय में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है। दोस्तों
कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, प्रश्न ये कह रहा है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत में योगदान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है। दोस्तों भारत में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या की बात करें तो वो लगभग 7000 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ है। दोस्तों मणिपुर की राजधानी की बात करें तो वो है इम्फाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, किसे नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्तों नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सारनाथ स्तूप जो है वो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है। दोस्तों जनजाति समूह मुंडा जो है वो रहता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुंडा जनजाति की बात करें तो ये मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा में निवास करते हैं। यह जनजाति जो है वो सरहुल त्यौहार, और जिसको कि फूलों के त्यौहार भी कहा जाता है, उसको मनाती है। अर्थात मुंडा जनजाति जो है वो सरहुल त्यौहार मनाती है। और डोटा जनजाति जो है वो नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। दोस्तों टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। और टोडा तथा जौनसारी जनजाति समूह जो है वो बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, हो चिन मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था। अर्थात हो चिन मिन्ह शहर जो है उसको पहले क्या कहा जाता था, तो उसको पहले कहा जाता था दोस्तों जायरे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, हम लोग फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, हो ची मिन्ह शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों हो ची मिन्ह शहर को पहले साइगोन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइगोन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 62 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। दोस्तों फिनलैंड की संसद जो है वो कहलाती है संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत एवं फिनलैंड की संसद को संसद कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान एवं फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। वहीं यूएसए के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जबकि रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। वहीं बात करें दोस्तों नेपाल की संसद को, तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों यूके का राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो वो है गुलाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुलाब। दोस्तों फ्रांस का लिली, भारत का कमल है, जबकि रूस का सूरजमुखी और स्पेन का अनार। यूके का गुलाब, यूएसए का गोल्डन रोज, बांग्लादेश का वाटर लिली, जबकि ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड वेटर राष्ट्रीय फूल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 65 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे माना जाता है सोने का शेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 66 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, जलवाष्प मीथेन और CFC जिसको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है, तथा ओजोन, ये जो है वो महत्वपूर्ण हरित गृह गैस माने जाते हैं। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है वो जोसेफ फोरियर ने की थी। और CO2 एवं जलवाष्प पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नंदा देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें तो भारत सरकार ने देश भर में 18 संरक्षित जीव मंडल क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिसमें नंदा देवी उत्तराखंड,
उसके बाद में दोस्तों नोकरेक मेघालय, उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा, मानस असम में, कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, दिहंग दिवंग अरुणाचल प्रदेश में, और कंचनजंगा सिक्किम में। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 68 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया था। अर्थात लघु गणक जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपियर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न कह रहा है एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? दोस्तों एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई की बात करें तो वो है पाउंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफपीएफ का पूरा नाम देखें, अर्थात इसके पूर्ण नेम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, अर्थात एफ से होता है फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? दोस्तों न्यूटन के गति के कुल मिलाकर 3 नियम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों न्यूटन जो है जिसको कि भौतिकी का पिता कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के 3 जो नियम है उनमें से प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि द्वितीयक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 71 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? दोस्तों एक अश्व शक्ति में कुल मिलाकर 746 वाट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने के दर को ही शक्ति कहा जाता है और शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। दोस्तों एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर बात करें तो वो लाल रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर एवं बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर की ओर होता है और लाल रंग अंदर की ओर होता है। दोस्तों परावर्तन अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो इंद्रधनुष ही है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 73 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? दोस्तों फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य अंतर की बात करें तो वो होता है दोस्तों 180, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति निम्नलिखित में से कितनी है? दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की बात करें तो वो है 20,000 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे जिसको कि अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहा जाता है और मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिसमें कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि आते हैं, ये सभी उसे सुन सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होती है जिसके कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 75 नंबर प्रश्न को। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लीड से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र लेड से बने होते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल, पी क्यूरी तथा एम क्यूरी ने किया था। रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 76 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सिरके में होता है। दोस्तों सिरका में क्या होता है? तो सिरका में होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल मिलता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल मिलता है, जबकि अंगूर इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सेव की बात करें तो सेव में दोस्तों मौलिक अम्ल मिलता है, जबकि नींबू एवं नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 77 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात चीनी। जल में जब चीनी को घोला जाता है तो वो विद्युत का चालन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। दोस्तों हैबर प्रक्रम की बात करें तो वो अमोनियम औद्योगिक उत्पादन के हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। दोस्तों अमोनिया जो है, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर प्रक्रम के द्वारा ही किया जाता है और इस विधि में शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है वो 1:3 में मिला करके 200 वायुमंडलीय दाब पर एक कक्ष में रखे उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं। दोस्तों उत्प्रेरक लोहे का चूर्ण और उसके बाद में दोस्तों मोलिब्डेनम होता है, जिसका तापमान होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 79 नंबर प्रश्न के रूप में है और प्रश्न कह रहा है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन ऐसा अम्ल है जो कांच को भी घोल सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व नाइट्रोजन तथा पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 81 नंबर प्रश्न कह रहा है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। दोस्तों निम्नलिखित में से वह कौन ऐसा पदार्थ है जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है पाइकोलॉजी। पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है। दोस्तों बात करें पाइकोलॉजी का तो पाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल के अध्ययन को ही फाइकोलॉजी कहा जाता है या पाइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों मृदा के अध्ययन की बात करें तो उसे पेडोलॉजी कहा जाता है, जबकि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है और पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों एंथोलॉजी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 83 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात विषाणु को कार्बोहाइड्रेट अथवा किसी अन्य कार्बनिक यौगिकों की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विषाणु जीवित नहीं होते हैं, इसलिए उनके एक से दूसरे स्थान पर अंतरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 84 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है। दोस्तों भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी की बात करें तो वो है चीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन मादा लिंग हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष लिंग हार्मोन है। दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन को नारी विकास हार्मोन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दूधस्रावी हार्मोन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। दोस्तों थायराइड जो है वो अंतःस्रावी अंग तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थायराइड को ही अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है और इससे निकलने वाली हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन होता है। दोस्तों इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में होता है और आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 87 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सॉल्क टीका किसके लिए होता है। दोस्तों सॉल्क टीका जो है वो पोलियो के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्क टीका पोलियो से तथा डीपीटी टीका जो है वो डिप्टेरिया, काली खांसी एवं टिटेनस से संबंधित है। पोलियो चेचक, खसरा तथा रेबीज विषाणु जनित एवं डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटेनस तथा कॉलरा जो है वो जीवाणु जनित रोग होता है। दोस्तों रेबीज के टीका की खोज की बात करें तो वो लुई पास्चर ने किया था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 88 नंबर प्रश्न अर्थात 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न एक प्रतिजैविक है। अर्थात निम्नलिखित में से वो कौन एक प्रतिजैविक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
कैरोटीनोइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरोटीनोइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 जो कि कह रहा है वनस्पति घी में होता है। दोस्तों वनस्पति घी में बात करें तो वो होता है एकल असंतृप्त वसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है 90 नंबर प्रश्न, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मूत्र के पीएच मान की बात करें तो वो होता है 6.0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। दोस्तों पाचन तंत्र के द्वारा उत्पादित अम्ल की बात करें तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आमाशय के ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। दोस्तों अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं 92 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है स्वस्थ दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। दोस्तों स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन की बात करें तो वह है दोस्तों विटामिन ए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है वो नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और इसका रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। दोस्तों विटामिन की खोज जो है वो फंक ने और विटामिन ए की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने किया था। इस तरीके से विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 93 नंबर प्रश्न के रूप में है और प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला TLD नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट कूप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट कूप। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 94 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है NIC कार्ड। दोस्तों NIC कार्ड क्या है इसके देखते हैं और इसके ऑप्शंस को और पता करते हैं इसके कौन से ऑप्शन से सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात PCS को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों 95 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है। दोस्तों संगणक की गति जो है वो व्यक्त की जाती है गीगाहर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है DVD में भी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों DVD के पूरा नाम की बात करें तो वो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दोस्तों डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है DVD का पूरा नाम और उसमें भी का अर्थ बताना है दोस्तों तो भी का अर्थ होता है वर्सटाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है रैम में ए किसके लिए आता है। दोस्तों रैम के यदि पूर्ण फुल फॉर्म को बात करें तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसमें ए जो है वो प्रयुक्त किया जाता है एक्सेस के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है फेसबुक के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों फेसबुक की संस्थापन की बात करें तो वह है मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों फेसबुक की स्थापना जो है वो मार्क जुकरबर्ग ने ही 2004 ईस्वी में किया था और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं बिल गेट्स, जबकि एप्पल के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स और टाटा के संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा। और बात करें दोस्तों ट्विटर के बारे में तो ट्विटर के संस्थापक माने जाते हैं युवान विलियम्स। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 99 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बायोडीजल इससे बनता है। दोस्तों बायोडीजल जो है वो निम्नलिखित में से किससे बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा घास, अर्थात बायोडीजल जो है वो घास से बनता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100 नंबर प्रश्न को। 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है। दोस्तों रबी की फसल की कटाई के महीने की बात करें तो वो है मार्च का महीना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों रबी फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है और ये फसलें जो हैं वो सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर महीने में बोई जाती है और मार्च में इसकी कटाई कर ली जाती है। दोस्तों इसके प्रमुख फसल की बात करें तो रबी फसल के अंतर्गत में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों
उसके बाद में दोस्तों बरसीम इत्यादि, ये जो है इसके प्रमुख फसल माने जाते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दूसरे सेट को भी पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले सेट को देखेंगे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है वो SI बिहार दरोगा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसको एक एक करके देखना न भूलिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद दोस्तों।